नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत हम इकाई नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली ताशिका में भाषा के विभिन्न रूपों के अंतर्गत कुछ रूपों का अध्ययन किया। उसमें मानक भाषा और परिनिष्ठित भाषा, उसके बाद उपभाषा तथा तीसरा बोली, इसका अध्ययन किया। अब हम उसके आगे के जो विभिन्न रूप है उनका अध्ययन करेंगे। उसमें चौथा है अपभाषा। अपभाषा का प्रयोग असंस्कृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस भाषा के नाम से ही स्पष्ट है कि यह शिष्ट समुदाय द्वारा ग्राह्य होती है। परिनिष्ठित भाषा की तुलना में अपभाषा को विकृत भाषा भी कहा जाता है। अपभाषा में न तो शिष्ट रुचि का ध्यान रहता है, न ही शास्त्रीय आदर्शों एवं मर्यादाओं की उसमें रक्षा होती है। इसमें प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग अर्थापकर्षमूलक होता है। लाक्षणिक प्रयोग भी हीनता बोधक होते हैं। यह एक विशेष वर्ग के लोगों में ही प्रचलित भाषा मानी जाती है। इसका अपभाषा का समाज की दृष्टि से कोई उपयोग नहीं होता। इसमें प्रयुक्त सभी शब्द जो है वह हीन अर्थ को प्रकट करते हैं। यह उदाहरणार्थ, उसने उसकी अच्छी तरह हजामत बनाई। दूसरा, अबे ओ गधे की औलाद क्यों आँख दिखाया, तथा मक्खन लगाना सीखो काम पता हो जाएगा। इस प्रकार की बातें जो है वह अपभाषा के अंतर्गत आती है। यानी कि इसका ज़्यादातर समाज के लिए यह भाषा जो है अपभाषा वह उपयोगी नहीं होती। अगला जो रूप है वह है कूट भाषा। भाषा का एक प्रयोग गोपन सापेक्ष भी होता है। भाषा जब गुप्त साधन के रूप में प्रयुक्त होती है तो तब उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो मनोरंजन और दूसरा मंतव्य गोपन, यानी कि गुपित बातें। कविता में कूट भाषा का प्रयोग मनोरंजन के लिए होता है। सुर के कूट उसके उदाहरण है। यानी कि सूरदास जी ने जो कूट शब्द लिखे वह इसके उदाहरण माने जाते हैं। सेना, गुप्तचर, चोरों, डाकुओं, क्रांतिकारों की गुप्त भाषा भी कूट भाषा ही होती है। यानी कि सेना में जो गुप्तचर होते हैं तथा चोरों की जो भाषा होती है वह कूट भाषा के अंतर्गत ली जाती है। इस भाषा का उपयोग अपनी भाषा को गोपनीय रखना होता है। इसमें संकेतों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है और संकेतों के आधार पर ही एक दूसरे से वार्तालाप किया जाता है। कुछ शब्दों को तोड़ मोड़ कर या कुछ शब्दों को नए अर्थों में प्रयुक्त कर भी इस प्रकार की संकेतात्मक कूट भाषा बनाई जाती है। जैसे दामोदर पैसे वाला है, वासुदेव बांस मारो, नारायण नाले में फेंक दो। इस प्रकार की कूट भाषा हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार के सारे संकेत पूर्व निश्चित होते हैं। यानी कि हम क्या बोलेंगे इस प्रकार के शब्द वह पहले ही बनाए जाते हैं और इस भाषा को दूसरे लोग भी समझ नहीं पाते। इस प्रकार की यह कूट भाषा जो है वह होती है। मनोरंजन की कूट भाषा में कभी कभी वर्ण विपर्यय या किसी अक्षरों के साथ दूसरे अक्षरों को भी जोड़ा जाता है। इस प्रकार की भाषा में गोपनीयता की प्रवृत्ति कम रहती है और मनोरंजन की प्रवृत्ति जो है वह अधिक मात्रा में रहती है। जैसे रदारबक, खबरदार, इस प्रकार के शब्द जो है उसमें कूट भाषा में
मनोरंजन की कूट भाषा में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से यह कूट भाषा भी भाषा के विभिन्न रूपों में देखा जाता है। इसके उपरांत अगला जो है वह है कृत्रिम भाषा। कूट भाषा तथा कृत्रिम भाषा भाषाओं का सहज स्वाभाविक विकसित रूप नहीं होती, क्योंकि ये दोनों भाषाएं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गढ़कर बनाई जाती है। कूट भाषा और कृत्रिम भाषा, यह दोनों का उद्देश्य जो है वह अलग अलग प्रकार का होता है और उसी प्रकार से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह भाषाएं बनाई जाती है। संसार में अनेक भाषाएं होती है। एक व्यक्ति इन सभी भाषाओं को सीख नहीं सकता। वैज्ञानिक युग में यातायात के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिनसे दूरीगत व्यवधान तो दूर हो गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विचार विनिमय के लिए भाषा के भेद के कारण व्यवधान आता है। भाषा भेद के कारण आने वाली समस्या को दूर करने के लिए कृत्रिम भाषा का निर्माण किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृत्रिम भाषाएं बनाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। उसमें जैसे एस्पेरांतो, एस्पेरांतिदो, ईडो, इंटरलिंगुआ, नोवियल आदि कई प्रकार की कृत्रिम भाषाओं का निर्माण किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय विचार विनिमय में जो व्यवधान आता है उन्हीं को दूर करने के लिए इस प्रकार की भाषाएं बनाई गई है। एस्पेरांतो मानव निर्मित भाषाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध भाषा मानी जाती है। डॉक्टर एलियल ज़मेनहॉफ ने सर्वप्रथम 1887 में अपनी इस अभूतपूर्व भाषा को संसार भर के लिए बनाया। इसमें मौलिक पुस्तकें भी लिखी गई तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में अनुदित पुस्तकों की रचना की है। इस भाषा को 16 नियमों के आधार पर बनाया है। इसमें व्याकरण के सादृश्य यानी कि एनालॉजी, व्याकरण के सादृश्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसके उच्चारण में अंग्रेजी जैसी अव्यवस्था नहीं है। इसमें हिंदी की तरह जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसमें अनेक भाषाओं से धातु ग्रहण किए हैं। यह एक अशिष्ट योगात्मक भाषा है। इस प्रकार से यह कृत्रिम भाषाएं जो है वह होती है। इसके उपरांत व्यावसायिक भाषा, यह भाषा जो है वह व्यवसाय के कार्य के लिए बनाई गई भाषा है। व्यवसाय या कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में अलग अलग भाषाएं होती है और वही व्यावसायिक भाषा के रूप में जानी जाती है। इन वर्गों में भाषा के सामान्य पक्ष से लेकर अलग उसका विशिष्ट पक्ष दिखाई देता है। अर्थात किसी की भाषा सुनकर यह समझ में आ जाता है कि वह किस व्यवसाय में कार्य करता है, यानी कि भाषा को सुनकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किस व्यवसाय में काम करता है या कार्य करता है। इस भाषा के अंतर्गत व्यवसाय के अनुरूप विशिष्ट शब्द या विशिष्ट भाषा प्रयोग इसमें दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ, कबीर जुलाए थे, अतः उनकी भाषा में जुलाहों के व्यवसाय से संबंध शब्द दिखाई देते हैं। यथा झीनी झीनी बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे को भरनी। इस प्रकार इस वाक्यों में व्यवसाय से संबंधित यह शब्द दिखाई देते हैं। इस प्रकार वकीलों की भाषा, व्यापारियों की भाषा, धोबियों की भाषा, डॉक्टरों की भाषा, सुनारों की भाषा, कहारों की भाषा, अध्यापकों की भाषा, कुमारों की भाषा इसी अर्थ में विशिष्ट होती है। यानी कि इस प्रकार व्यवसाय के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अलग अलग
व्यवसायों में यह भाषा जो है वह प्रयुक्त होती हुई दिखाई देती है। इसलिए भाषा के विभिन्न रूपों में व्यावसायिक भाषा का भी नाम लिया जाता है। इसके बाद अगला जो विभिन्न रूपों में अगला जो रूप है वह है मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें कई भाषाओं का मिश्रण हमें मिलता है। इस भाषा के दर्शन प्राय वहाँ होते हैं, यानी कि यह भाषा प्राय वहाँ पर देखी जाती है जहाँ दो या दो से अधिक बोलियों का मिलन होता है, वहाँ पर यह मिश्रित भाषा देखने को मिलती है। यानी कि दो बोलियों का जहाँ पर संगम होता है तो वहाँ पर मिश्रित भाषा होती है। इसके साथ ही शासित प्रदेशों, व्यापारी मंडियों या बंदरगाहों पर भी इस भाषा को देखा जा सकता है। यानी कि दो भाषाओं के मेल से यह मिश्रित भाषा जो है, हम मंडियों में भी देखते हैं कि दो अलग अलग भाषाओं के लोग दोनों भाषाओं के शब्दों का एक दूसरे में मिश्रित वाक्य प्रयोग करके वह बोलने की कोशिश करते हैं। चीन के कुछ नगरों में प्रयुक्त पिजिन इंग्लिश इसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, यानी कि मिश्रित भाषा का। इस भाषा के शब्द अंग्रेजी है पर इनका उच्चारण चीनी ढंग से किया जाता है, इसलिए उसे मिश्रित भाषा के रूप में लिया जाता है। कलकत्ता तथा मुंबई हिंदी भी कुछ सीमा तक इसी प्रकार की भाषाएं हैं, यानी कि मिश्रित भाषाएं कलकत्ता और मुंबई जैसे शहरों में बोली जाती है। इस कारण इसमें से एक अधिक भाषाओं के रूपों के आधार पर तैयार किया जाता है। इस कारण इसे संकर भाषा अर्थात क्रियोल भी कहा जाता है। इसमें साहित्य अत्यंत बहुत ही कम होता है। इसका उपयोग सहायक भाषा के रूप में हम करते हैं तथा कहीं पर भी सहायक भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद साहित्यिक भाषा को भी भाषा के विभिन्न रूपों में गिना जाता है। साहित्यिक भाषा के लिए प्रयोग आने वाली परिष्कृत भाषा को साहित्यिक भाषा कहते हैं। यह भाषा जनभाषा की तुलना में कम विकसित, अधिक अलंकृत और कठिन होती है। यह साहित्यिक भाषा जो है वह अधिक कठिन और अलंकृत, उसमें अलंकृतता ज़्यादा होता है। प्रत्येक साहित्यिक भाषा के मूल में कोई न कोई जनभाषा या बोलचाल की भाषा अवश्य रहती है। इस बोलचाल की भाषा का परिमार्जित और परिष्कृत रूप ही साहित्यिक भाषा होती है। साहित्यिक भाषा समाज के सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होती, तो वह साहित्य लेखन में उसका प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। इसमें पारिभाषिक शब्दों की अधिकता दिखाई देती है तथा सभी लोग समझ नहीं सकते। इस कारण साहित्यिक भाषा स्थिर और अपरिवर्तनशील होती है। साहित्यिक भाषा स्थानीय प्रभावों से मुक्त और व्याकरण द्वारा नियमित होती है, यानी कि उसमें व्याकरणिक रूप जो है वह अधिकतर मात्रा में देखा जाता है। इसे काव्य भाषा भी कहा जाता है। काव्य शास्त्र के रसात्मक, रमणीयार्थ प्रतिपादक, वक्र, रीति, औचित्य आदि विशेषणों के कारण बोलचाल की भाषा की अपेक्षा इस भाषा का स्तर या दर्जा जो है वह श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार यह साहित्यिक भाषा जो है वह होती है। इस प्रकार से भाषा के विभिन्न रूपों में यह अलग अलग प्रकार के रूप देखे जाते हैं। इसके अलावा भी और रूप हो सकते हैं। उपर्युक्त भाषा के विभिन्न रूपों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भाषा का उद्देश्य अभिव्यंजना या विचार विनिमय ही नहीं होता, तो
गोपन भी होता है, यानी कि गुप्त बातें करने के लिए भी यह उपयोगी होती है। विभिन्न दृष्टियों से उसके अनेक रूप हो जाते हैं। भाषा के उपर्युक्त रूपों के अलावा भी इसके भेद हो सकते हैं। उसमें प्रादेशिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा आदि भेद हो सकते हैं। इन भेदों का अध्ययन हम अगली इकाई में करने वाले हैं। इसमें मौलिक तथ्य है कि सभी भाषाएं मनुष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रकार से भाषा के विभिन्न रूपों का अध्ययन जो है वह हम कर सकते हैं।